छात्रों, पिछले कुछ दिनों से अपन सैलरी हेड का थ्योरेटिकल पोर्शन कर रहे थे। इस संबंध में मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि सैलरी हेड एक बहुत ही लंबा चौड़ा चैप्टर है जिसमें खूब सारी थ्योरी दी गई है। बिना थ्योरी के आप लोगों के लिए ये करना आसान नहीं होगा, इसलिए आप लोग इसकी थ्योरी को लगातार पढ़ना शुरू कर दें। उससे पहले बात ये आती है कि आप लोगों ने पुस्तकों की व्यवस्था अभी की है या नहीं। मैं बार बार आप लोगों को ये कहता रहा हूँ कि आप पुस्तक की व्यवस्था कर लें। बिना पुस्तक की व्यवस्था के आप लोगों के लिए ये कार्य आसान नहीं होगा। तो पहला काम ये है कि आप लोगों ने पुस्तक की व्यवस्था कर ली होगी और उसके बाद में फिर आप लोग उसका नियमित रूप से थ्योरी में अध्ययन कर रहे होंगे। जो ही आप लोग थ्योरी इसकी करना शुरू करें तो थ्योरी से संबंधित जितने भी उदाहरण हैं वो उदाहरण भी साथ साथ है उसको आप लोग देखते जाएं। बिना उदाहरणों के भी आपका आगे बढ़ना संभव नहीं हो पाएगा। आज थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होने के बाद में अपन लोग प्रश्नों पर आते हैं और प्रश्नों में सबसे पहले अपन आपकी बुक में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो उनको देख लेंगे। वो सारे के सारे अब ये जो प्रश्न दे रखे हैं वो बेस्ड ऑन थ्योरी है, थ्योरी के ऊपर बेस्ड हैं। तो बात वहीं आती है कि आप लोग अच्छे से उस थ्योरी का अध्ययन कर लें और साथ साथ में फिर अध्ययन करने के बाद में प्रश्नों को देखें ताकि आपको ये हो जाए कि अपन थ्योरी के आधार पर प्रश्न करने की स्थिति में आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं। और बुक आप लोग वैसे तो किसी भी लेखक की ले सकते हैं, लेकिन मेरा अपना मत ये है कि आप लोग आयकर चौधरी प्रकाशन की खरीद लें, जो पटेल चौधरी के नाम से आती है, तो थोड़ा उत्तम रहेगा। बाकी किसी भी लेखक की हो चाहे, काम सबसे ही चल जाता है। इस पुस्तक में गलतियां न के बराबर हैं, गलती नहीं है, अतः ये आप लोगों के लिए ठीक रहेगी। अब सबसे पहले जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, इसमें कोई पारिश्रमिक वेतन शीर्षक की आय में कर योग्य कब होता है। सबसे पहला प्रश्न ये दे रखा है, कोई पारिश्रमिक, व्हेन इज रेम्यूनरेशन टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये इसका आंसर आप लोगों की थ्योरी देगी कि कोई भी पारिश्रमिक वेतन शीर्षक की आय में कर योग्य कब होगा। वेतन शीर्षक की आय में वो पारिश्रमिक कर योग्य तब होगा जब वो जिससे भी प्राप्त हो रहा है वो नियोक्ता उसका होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो कर योग्य तब होगा जब नियोक्ता एवं कर्मचारी का संबंध हो। और दूसरी बात ये है कि वो ड्यू हो जाए। दो बातें, वेतन शीर्षक की आय में कर योग्य होने के लिए वो ड्यू हो जाए और उस पारिश्रमिक के संबंध में जिससे भी वो प्राप्त हो रहा है और जो प्राप्त कर रहा है उसके बीच में नियोक्ता एवं कर्मचारी का संबंध होना चाहिए। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या राज्य विधानसभा के रूप में प्राप्त वेतन शीर्षक की आय में कर योग्य है। यदि नहीं तो क्यों। विधानसभा सदस्य आप लोग जानते होंगे जो होता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो एमएलए चुने जाते हैं विधानसभा के लिए, जो एमएलए चुने जाते हैं उनको भी वेतन मिलता है। तो इन्होंने पूछा उनको जो वेतन मिलता है क्या वो वेतन शीर्षक की आय में कर योग्य है, यदि नहीं तो क्यों। तो
एमएलए को जो वेतन मिलता है उसमें वेतन प्रदानकर्ता एवं वेतन प्राप्तकर्ता दोनों के बीच में नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं है, इसलिए वो वेतन शीर्षक की आय में कर योग्य नहीं होगा। एमएलए कर्मचारी नहीं होते हैं, एमएलए तो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो कर्मचारी नहीं होते, तो इसलिए वेतन शीर्षक की आय में शामिल नहीं होगा। उनको जो प्राप्त वेतन है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शामिल होगा। आय के 5 शीर्षक आप लोगों को बताए हुए हैं, कोई भी आय इन 5 शीर्षकों में ही आएगी। ऊपर के जो 4 शीर्षक हैं उनमें नहीं आती है, तो जो भी आय बचती है वो शामिल तो करना ही करना है, और वो फिर शामिल होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। तीसरा प्रश्न इसमें दे रखा है, वेतन शीर्षक की आय की गणना में नियोक्ता और कर्मचारी संबंध का क्या महत्व है। वेतन शीर्षक की आय की गणना में नियोक्ता कर्मचारी संबंध, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन का क्या महत्व है। तो इसका तो आप आंसर देंगे, इसका तो सारा ही महत्व है। इसके बिना अगर ये संबंध नहीं है, एक नियोक्ता नहीं है, दूसरा कर्मचारी नहीं है, तो जो भी पारिश्रमिक मिल रहा है या जो भी वेतन मिल रहा है वो वेतन शीर्षक की आय में शामिल नहीं होगा। ये बात अलग है कि वो शामिल तो होगा, आय कोई भी हो कहीं न कहीं शामिल होगी, और उसके ऊपर अगर वो निर्धारित सीमा से अधिक है तो कर देना ही पड़ता है। चौथा पॉइंट है, क्या एक फर्म के साझेदार को फर्म से प्राप्त पारिश्रमिक वेतन शीर्षक की आय में कर योग्य है। क्या एक फर्म के साझेदार को फर्म से प्राप्त पारिश्रमिक वेतन शीर्षक की आय में कर योग्य है, यदि नहीं तो क्यों। तो इसका आंसर भी आप लोग उसी आधार पर या थ्योरी के आधार पर ही दे सकते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो पारिश्रमिक मिल रहा है उसमें उसका कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध है क्या। कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध है तो फिर वेतन शीर्षक की आय में शामिल होता है, लेकिन वहाँ तो वो फर्म में एक साझेदार है। फिर उसके बाद में आगे प्रश्न दिया हुआ है, किसी कंपनी के संचालक को प्राप्त वेतन और अन्य पारिश्रमिक पर वेतन शीर्षक की आय के अंतर्गत कब कर लगता है। एक संचालक यानी डायरेक्टर को भी वेतन और अन्य पारिश्रमिक मिल सकता है या मिलता है, तो वेतन शीर्षक की आय में कब कर लगेगा। अगर वो डायरेक्टर कंपनी का कर्मचारी हो, अगर वो कर्मचारी है तो वेतन शीर्षक की आय के अंतर्गत उसके ऊपर कर लगेगा, अन्यथा उसके ऊपर कर नहीं लगेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, वेतन की कर योग्य आय की गणना में अग्रिम वेतन का क्या व्यवहार किया जाता है। अग्रिम वेतन के बारे में थ्योरी में आप लोगों को बताया था, और थ्योरी में लिखा हुआ है, अग्रिम वेतन को कहते हैं एडवांस सैलरी। ऐसी सैलरी जो अभी तक ड्यू नहीं हुई है और एडवांस में कर्मचारी ने वो सैलरी ले ली है, तो एडवांस में भी अगर ले ली है तो जिस गत वर्ष में उसको प्राप्त किया है उसी गत वर्ष में उसके ऊपर कर लगेगा। ये ज़रूर है कि फिर अगले साल उसके ऊपर दोबारा से कर नहीं लगेगा। कर हमेशा एक बार ही लगता है, तो अगर एडवांस सैलरी ले ली तो पहली बात तो ये है कि प्राप्ति के आधार पर उसको शामिल कर लेते हैं वेतन में और कर लगेगा, फिर बाद में कर अगले साल उसके ऊपर कर नहीं लगेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अनुलाभ से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई परक्यूजिट। और परक्यूजिट होता है अनुलाभ, और अनुलाभ भी थ्योरी में आप लोगों को समझाया गया। अनुलाभ का मतलब ये है कि कोई एक तरह से सुविधा कोई मिल रही है या कोई फैसिलिटी मिल रही है, उसको डायरेक्ट मौद्रिक रूप से भुगतान नहीं किया जा रहा। जैसे कार की सुविधा दे दी, नौकर की सुविधा दे दी, और कोई सुविधाएं दे दी, मकान की सुविधा दे दी, ये सारे के सारे आते हैं अनुलाभ के अंतर्गत।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी ऐसी दो चल संपत्तियों के नाम लिखिए जो निजी उपयोग के लिए दी जाने पर भी करमुक्त होती हैं। निजी उपयोग के लिए दिए जाने पर भी करमुक्त होती हैं। तो इन संपत्तियों में आती है कंप्यूटर और मोबाइल। अगर ये उपयोग करने के लिए नियोक्ता के द्वारा निजी उपयोग करने के लिए कर्मचारी को दी जाती हैं तो भी ये करमुक्त होती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन यहाँ पर आपने को केवल दो चल संपत्तियों के नाम बताने हैं, तो इसलिए ये नाम बताए जा सकते हैं। फिर उसके बाद में है, एक वेतन पाने वाला कर्मचारी नियोक्ता द्वारा रखे गए जिस जिस प्रोविडेंट फंड का सदस्य बन सकता है उनके नाम बताइए। यानी एक तरह से ये पूछते हैं कि प्रोविडेंट फंड कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रोविडेंट फंड 3 प्रकार के होते हैं, वैधानिक प्रोविडेंट फंड, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड और अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड। 3 नाम आप बता सकते हैं, वैधानिक प्रोविडेंट फंड, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड और अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड। डिटेल में आप लोग इनका अध्ययन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, मुफ्त मकान के साथ दी गई फर्नीचर की सुविधा का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। तो इस संबंध में थ्योरी में स्पष्ट है, जो आपको बताया जा चुका है। एक बार आप लोग फिर भी देखते रहेंगे इसको। मकान की सुविधा का मूल्यांकन अपन करते हैं और साथ में अगर फर्नीचर की सुविधा दी गई है तो उस सुविधा का मूल्य करेंगे और वो मकान की सुविधा के मूल्यांकन में जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल फर्नीचर की सुविधा का मूल्यांकन कैसे करते हैं पूछा है, तो इसका आंसर दोगे आप लोग कि लागत का 10%, 10% ऑफ द कॉस्ट, ये आंसर होगा इसका। फिर उसके बाद में ऐसी 2 सुविधाओं के नाम लिखिए जो वेतन शीर्षक की आय की गणना में करमुक्त होती हैं। ऐसी 2 सुविधाएं बतानी हैं आपको जो वेतन शीर्षक की आय की गणना करते समय करमुक्त होती हैं, यानी जो सुविधाएं दी गई हैं लेकिन वेतन शीर्षक में शामिल नहीं करेंगे। उसमें पहले आप बता सकते हो कि इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया है, लेकिन वो 20,000 तक का है। 20,000 तक का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा सकता है, जिसका इस सुविधा का कोई मूल्य की गणना अपन नहीं करेंगे। और इसी तरह से कर्मचारी को विदेश में कोई सुविधा प्रदान की जाती है। भारत सरकार का कर्मचारी है जो विदेश में सेवा कर रहा है, अगर वो भारत में सेवा करता तो वो सुविधा नहीं मिलती। विदेश में सेवा करने की वजह से कोई सुविधा मिल रही है तो ऐसी सुविधा भी करमुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है, ऐसे 4 भत्तों के आपको नाम लिखने हैं जो व्यय की राशि तक करमुक्त होते हैं। भत्तों के बारे में आप लोगों ने देखा कि कई तरह के भत्ते होते हैं और उसमें एक टाइप का ये भी है कि कर्तव्य पूर्ति के संबंध में कुछ भत्ते दिए जाते हैं, पर जो वे जितना कर देते हैं, जितना खर्चा कर देते हैं उस सीमा तक ही करमुक्त होते हैं वो। तो ऐसे भत्ते होते हैं जैसे टीए, ट्रांसफ़र अलाउंस, टीए फॉर ट्रांसफ़र अलाउंस, यात्रा भत्ता। फिर हो सकता है डीए, साथ में उसको डीए दिया जाता है, डाइट अलाउंस या डेली अलाउंस, डेली अलाउंस दिया जाता है। डीए का मतलब नोट डियरनेस अलाउंस नहीं है, महंगाई भत्ता नहीं है। तो टीए हो गया, साथ में डीए, डीए फॉर डेली अलाउंस। और फिर उसके बाद में कन्वीनियंस अलाउंस हो सकता है। कन्वीनियंस, कर्मचारी एक जगह जैसे दूसरी जगह पर सरकारी काम के लिए अपनी ड्यूटी के संबंध में जाता है तो उसको कहते हैं कन्वीनियंस अलाउंस। जो सुविधा उसके द्वारा काम में ली जाती है उसका भुगतान करता है, वो कन्वीनियंस अलाउंस है। फिर इसी तरह से हो सकता है हेल्पर अलाउंस। तो ये 4 तरह के भत्ते हैं जिनकी लिस्ट दे रखी है, आपको याद करने हैं कि ये व्यय की राशि तक करमुक्त होते हैं। जितना उन्होंने खर्च कर दिया है वहाँ तक करमुक्त हैं। कर्मचारी को मान लो 1,000 रुपये दिए गए टीए के और 1,000 रुपये खर्च कर दे तो कर योग्य कुछ नहीं है। लेकिन अगर कर्मचारी ये कहता है कि मेरे तो केवल 800 रुपये लगे, तो ऐसी परिस्थिति में 200 रुपये उसके कर योग्य हो जाएंगे। तो ये वे की सीमा तक करमुक्त होते हैं जिनकी लिस्ट बुक में दे रखी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बाल शिक्षण भत्ता किस सीमा तक कर मुक्त होता है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होता है और 2 बच्चों के लिए ये छूट मिलती है, अधिकतम 2 बच्चों के लिए। तो 100 रुपये एक एक बच्चे के लिए, यानी एक महीने के अधिकतम 200 रुपये मिल सकते हैं। और इसी तरह से अगर हॉस्टल अलाउंस मिलता है तो उसकी राशि 300 रुपये है। तो अभी तो इन्होंने पूछा है आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, और फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन जो दे रखा है वो इस तरह का है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये कहते हैं, अविनाश गर्ग राजस्थान प्रशासनिक सेवा में एक अधिकारी है और 1 जून 18 से लेके 20,800 और 28,000 रुपये के पुराने वेतनमान में है। गत वर्ष 19-20 के लिए उसकी मूल वेतन की गणना करनी है अपने को। आपके लिए गत वर्ष है 19-20, तो अपन सारी आय देखेंगे वो 2019-2020 के लिए देखनी है। और 2019 का मतलब जो 1 अप्रैल से शुरू हुआ और 31 मार्च को ख़त्म हुआ, ये गत वर्ष है गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए। और अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो मार्च टू फरवरी होता है गत वर्ष, और इसका मतलब 19-20 में अगर अपन निकालें तो 19 में मार्च से शुरू होगा और 20 फरवरी 20 में ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से इस अधिकारी की पे स्केल आपको दे रखी है और वो सेवा में आता है 1 जून 2018 से। ऐसी गणनाएं प्रश्न में पीछे उदाहरणों में सारी दे रखी हैं। आप लोग एक टेबल बना के पहले देख लेंगे कि 1 जून 18 से जब वो सेवा में आ रहा है उस टाइम उसको मिलते हैं 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये मिलेंगे। फिर डेस कर रखा है 800 रुपये। इसका मतलब ये है कि 1 साल तो उसको 20,000 रुपये मिलने हैं और फिर 1 साल जो ही कंप्लीट हो जाएगी उस अगले साल उसको 20,800 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में अब की बार 1 साल बाद में फिर 800 रुपये और जुड़ जाएंगे। इस तरह से जुड़ते जाएंगे जब तक 28,000 रुपये नहीं हो जाते। लेकिन आपको तो केवल गत वर्ष तक देखना है, आपको तो केवल ये देखनी है कि 19-20 में उसको वेतन कितना मिल रहा था। तो इस तरह से इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे और सबसे पहले 1 जून 18 से गणना करेंगे। 1 जून 18 से लेके और 31 मई 19 तक 12 महीने होते हैं। 1 जून 18 से शुरू करके 31 मई 19 तक उसके 12 महीने शुरू होते हैं। उस 12 महीने में वेतन मिल रहा है 20,000 और फिर नीचे की लाइन में दोबारा शुरू कर देंगे। अब की बार जो नया वर्ष शुरू हो रहा है उसमें उसको मिलने लग गए 20,800 और ये मिलेंगे 19-20 में। पहला 18-19 के लिए, फिर 19-20 में। तो इस तरह से आप लोग एक टेबल बना के और इसकी गणना करेंगे। इसी तरह से फिर क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है कि ये सीमित कंपनी में एक अधिकारी के रूप में नियुक्त है। अभी जो अपने प्रश्न देखा था वो सरकारी कर्मचारी का है, क्योंकि वो प्रशासनिक सेवा में एक अधिकारी है, इसलिए उसका वेतन आप लोग देख लेना मार्च टू फरवरी। और अब जो आ रहा है वो है गैर सरकारी कर्मचारी। मनीष शर्मा एक सार्वजनिक सीमित कंपनी में ये अधिकारी है, कंपनी में है तो इसका मतलब गैर सरकारी है, और गैर सरकारी है तो इसका वेतन अपन शामिल करेंगे अप्रैल से 31 मार्च। तो वो 1 सितंबर 16 को 16,824 रुपये के वेतनमान में आता है। और आपको अब गत वर्ष के लिए 20-21 के लिए उसके कुल वेतन की गणना करनी है, जो आप गणना करके देखेंगे। इसकी टेबल बनाने के लिए शुरुआत आप करेंगे, वो शुरुआत आपको करनी है 1 सितंबर 16 से। इसका मतलब 1 सितंबर 16 का मतलब 1/9/16 से टेबल शुरू करी अपन ने। 1/9/16 से 31 अगस्त 31/8/17 को उसको मिल रहा है 16,000, तो बराबर करके 16,000 लिख देंगे। नीचे की लाइन में अब की बार शुरू हो गया उसका 17-18 में उसका शुरू हो जाएगा 16,800।
इस पूरे साल उसको मिलेंगे 16,800। ऐसे करते करते आप गत वर्ष में 20-21 के लिए आ जाएंगे। और 20-21 गत वर्ष का मतलब है आपके लिए अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 तक, और ये आप इसको देख लेंगे। और फिर लास्ट वाला दे रखा है मोटर कार की सुविधा का मूल्यांकन। तो मोटर कार की सुविधा का मूल्यांकन आपको करना है, और मोटर कार की सुविधा का मूल्यांकन करने का मतलब ये है विशिष्ट कर्मचारी के लिए। और विशिष्ट कर्मचारी होने के लिए ये ज़रूरी है कि उसका वेतन 50,000 रुपये से ज़्यादा हो। तो इसको तो कर्मचारी का वेतन है 24,000 रुपये प्रति माह, तो ये विशिष्ट कर्मचारी तो है ही, क्योंकि एक साल का वेतन 50,000 से ज़्यादा इसका आ जाएगा। तो फिर उसके बाद में और मोटर कार की जो क्षमता है वो है 1.8 लीटर। उसमें कैटेगरी दे रखी है 1.6 लीटर से कम या उससे ज़्यादा। और कार्यालय के उपयोग के खर्चे और चालक का वेतन नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है। कार्यालय के उपयोग के सारे खर्चे हैं वो नियोक्ता। इसका मतलब ये है कि कर्मचारी अपने से संबंधित खर्चे स्वयं वहन करता है, और उसको केवल कार दी गई है। और चालक का वेतन नियोक्ता वहन करता है। तो चालक का वेतन आप लगाते हैं 900 रुपये प्रति माह, तो वो लगा देंगे। और कर्मचारी को केवल कार दी गई है, और केवल कार दी गई है तो दो तरह के मूल्यांकन हैं, 600 और 900। और 600 है 1.6 लीटर से कम के लिए, और उससे अधिक की कार दी गई है तो 900 रुपये। तो इस आधार पर आप कैलकुलेट इसको कर लेंगे। थैंक यू।